नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और हम लोग एएमआई का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे। तो इस सीरीज़ में एएमआई के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने नेटवर्किंग टॉपिक पूरा कवर किया था। और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी थे उनको मैंने डिस्कस किया था। जो लोग नए व्यूवर हैं, जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देख रखे हैं, उनको मैं फिर से याद दिला दूं। ये जो एएमआई की सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ अभी, वो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए चला रहा हूँ जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड से नहीं है, जिनका प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी नहीं है और वो किसी एक एग्ज़ाम पेपर को लेके एएमआई के लिए ख़ास तौर पे परेशान है। ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए ये लेक्चर चला रहा हूँ। और उन लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है कि इन केवल मुश्किल से आधे आधे घंटे के 8-10 लेक्चर अगर मैं बना दूंगा तो उनसे उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और वो आराम से अपना एएमआई का कम से कम कंप्यूटर इन्फॉर्मेटिक्स का पेपर आसानी से कर जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट से भी अगर डिमांड हुई तो मैं उनको भी लाऊंगा। फ़िलहाल मुझे इस पर रिस्पांस देखना है कि इनसे कितने लोगों की हेल्प हुई। तो जितने भी पुराने लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल इस पेपर की वजह से एएमआई सेक्शन ए क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो अगर प्लीज़ उनको इस वीडियो से हेल्प होती है तो उसको हेल्प होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि आपके जूनियर्स को कमेंट्स पढ़ करके हिम्मत मिले और वो मतलब काम को अपने आगे बढ़ाने में थोड़ा दिलचस्पी दिखाएं। चलिए आगे बढ़ाते हुए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस सॉफ्टवेयर में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इन सब के बारे में बात करेंगे। और जो कि रिपीटेड क्वेश्चन हैं इनसे, जो कि बार बार आते हैं, उनके बारे में भी हम लोग इसमें बात कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितना भी टॉपिक मैं नोट से करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो मैंने खुद से रफली हैंड रिटन लिखी है। तो आप लोग राइटिंग पर और इन चीज़ों पर ना जाएँ, लेकिन कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर नोट्स को लेना चाहें तो देखिए, इसका लेने का जो तरीका है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर लेना चाहें तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें वीडियो का, उसके थ्रू आप ले सकते हैं इस नोट्स को। चलिए मिलते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं सीरीज को। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो देखिए, व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, इट परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ टेस्ट ऑन इटसेल्फ। मतलब इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी कोई कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है, वो अपने आप पर कई सारे टेस्ट चलाता है एंड लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ठीक है, द सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज BIOS, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका मतलब समझ लीजिए, जब भी हम किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो अपने आप कुछ टेस्ट अपने आप पर करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना रिप्रेजेंट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा लोड करता है, हमारे सामने लाता है ताकि हम सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाएँ। जैसे आप ये सब देखिए, बेसिक मैं बता चुका हूँ कि कभी भी आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा, पहले ऑन होगा, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा, और वो सॉफ्टवेयर जो पहले से रोम में भरा हुआ है, रोम के अंदर इंस्टॉल है इस टाइप से कि वो उसको इंस्ट्रक्शन पहले से फीड है कि स्विच ऑन होते ही ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कहलाता है BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इससे 2 नंबर के क्वेश्चन या फिर डिटेल क्वेश्चन निश्चित रूप से हर बार बनते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स which is set of program through which user interacts with the computer is known as software। मतलब सॉफ्टवेयर क्या है, देखिए, इंस्ट्रक्शन के सेट को प्रोग्राम कहते हैं, और दूसरी चीज़ और प्रोग्राम के सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते हैं। सॉफ्टवेयर में ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज मेनली। मतलब सॉफ्टवेयर बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक चीज़ जान लीजिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखेंगे अभी हम लोग, छोटा सा ही डेफिनेशन है इसका और इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इन सब की बात करने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोस की। इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए बार बार आ जाता है। ठीक है, इस वीडियो का उद्देश्य ज़्यादातर आपको टेक्निकल कंप्यूटर की लैंग्वेज से अवगत कराना है, ताकि आप जब अपनी एमआई की कॉपी लिखें तो उसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स डाल सकें, जिसकी मदद से आपका एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होकर आपको नंबर ज़्यादा दे दे और आप एटलीस्ट पास तो हो ही जाएं उसमें। ठीक है,
यहाँ ध्यान दीजिएगा, बायोस क्या है। व्हेन यूजर स्टार्ट अ कंप्यूटर इट कैरीज आउट अ सीरीज ऑफ इनिशियलाइजेशन एंड टेस्ट बिफोर वर्क। ये समझ गए होंगे इस चीज़ का मतलब क्या होता है। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे ये कई सारे टेस्ट अपने आप पर चलाया जाएगा इसको वर्क को स्टार्ट करने से पहले। द प्रोसेस ऑफ दिस इनिशियलाइजेशन इज नोन एज बूटिंग। मतलब इस स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर के स्टार्ट होने के प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं, ठीक है। द बायोस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग। मतलब बूटिंग इज द प्रोसेस बट द सॉफ्टवेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग इज नोन एज बायोस। ये ऑलरेडी ऊपर डिस्कशन में कर रखा है, ठीक है। द कंप्यूटर बाई प्रोवाइडिंग बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब द बायोस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग द कंप्यूटर बाई प्रोवाइडिंग बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब बायोस ही जिम्मेदार है कंप्यूटर को चालू करने के लिए कुछ बेसिक सेट्स दे करके इंस्ट्रक्शन के। द बायोस इज टिपिकली प्लेस्ड इन ए चिप नोन एज रीड ओनली मेमोरी। जो बायोस वाला सॉफ्टवेयर होता है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, और वो किस मेमोरी में स्टोर होता है, विच इज़ नोन एज रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। दैट कम्स विद द कंप्यूटर। मतलब जो कंप्यूटर के साथ ही आता है। आगे लिखा है दिस इंश्योर्स दैट द बायोस विल ऑलवेज बी अवेलेबल। मतलब इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि जो बायोस होता है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा इवन इफ़ द हार्ड डिस्क इज़ फॉर्मेटेड और रिप्लेस। यहाँ तक कि जब हार्ड डिस्क को हटा दिया जाए या फॉर्मेट कर दिया जाए तब भी बायोस रहेगा। मतलब आप किसी कंप्यूटर से अगर हार्ड डिस्क को उड़ा भी देते हैं या निकाल भी देते हैं तब भी कंप्यूटर ऑन होगा, क्योंकि उसको ऑन करने वाले जो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम होते हैं वो हार्ड डिस्क या किसी सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में ही भी इंस्टॉल होते हैं, लेकिन रीड ओनली वाले में, रोम में, रैम में नहीं। रैम में तो वैसे भी कोई स्टोर्ड होता नहीं है, वो वोलाटाइल मेमोरी है। आगे देखते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब देखिए यहाँ पे बात बायोस के बारे में आपने देख लिया। उतना आपको कोई भी बायोस के बारे में डेफिनेशन आई तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट सपोज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड मैनेज द अवेलेबल रिसोर्सेज। इट मेक्स द कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली मशीन फॉर यूजर्स। इसका मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे प्रोग्राम और रखते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को या कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करने के काम आता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ऐसे सॉफ्टवेयर है। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इसमें लिखा है साफ साफ कि जो ऑपरेशन है कंप्यूटर में उनको रिसोर्सेज को मैनेज करने में काम आते हैं। दूसरा, पूरे कंप्यूटर को यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। मतलब एक मशीन जो डब्बा थी उसको यूजर के तरीके से कस्टमाइज करना और चीज़ों को हमारे सामने ऐसी तरीके से रिप्रेजेंट करना ताकि हम इंटरेक्ट कर पाएँ इजीली किससे, अपने कंप्यूटर से। वो सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स फॉलोइंग। मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसमें बेसिकली नीचे दी गई चीज़ें होती हैं। कौन कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। मतलब जितने भी आप सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके टाइप दे दिया है कौन कौन से होते हैं, वो आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ज़रा। यहाँ देखिए CTS का क्या मतलब है समझ जाइएगा, सिविल टेक सॉल्यूशन चैनल का नाम, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से ज़रा यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहला जो डिस्कशन है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बार बार ये क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। ध्यान से देखिए, लेक्चर को सुनते जाइए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं हिंट कर दूंगा आपको और आपको थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा। नहीं समझ पाए, देखिए ज़्यादा पढ़ना हो तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं तरीका बताते जाऊँगा, लेकिन शॉर्ट में पास होना है तो उसके लिए ये है, ठीक है। और कुछ एडिशनल चीज़ें मैं बता दूंगा जो लोग चाहते हैं कि और सिक्योर हो जाए अपने पास होने का तरीका, तो उनको मैं एडिशनल चीज़ें भी वीडियो में बताता जाऊँगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सबसे पहले उस पर डिस्कस करेंगे, बाकी 3 के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेजेस एट इनिशियल स्टेजेस। मतलब शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर था वो नेचुरल लैंग्वेज को नहीं समझता था। आगे लिखा है इनिशियल स्टेज के बाद, एट इनिशियल स्टेजेस व्हेन कंप्यूटर वाज बिल्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड फॉर सिंपल टास्क। मतलब जब शुरुआत में कंप्यूटर बनाया गया था पहली बार ना, तो थोड़ा सा काम करने के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि हर चीज़ को 0101 के फॉर्म में लिखिए, कुछ भी बोलना हो तो 01 के फॉर्म में डालिए, तो आदमी जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था और ये सबके बस की बात नहीं थी। इसलिए बहुत कम ही ऐसे इंजीनियर थे जो हर प्रोग्राम को 01 के फॉर्म में चेंज करके कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने का मतलब उसके संपर्क साध सकते थे। संपर्क साधना, ठीक है ना, एक दूसरे से समझना। तो कंप्यूटर से
इंटरेक्शन के लिए 0 1 चाहिए। अब आप 0 1 0 1 भरते रहिए, ये सही तरीका नहीं था और बहुत कम ही लोग उससे मिल पाते थे, कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते थे। तो इस चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि देखिए at initial stages when computer was built, a large amount of programming is required for a simple task. आगे देखिए क्या लिखा है, एज रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप इट वॉज लग्जरी एंड हैंडफुल साइंटिस्ट आर देयर हु न्यू हाउ टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर। मतलब बहुत कम ही मात्रा में ऐसे वैज्ञानिक थे जो वास्तव में जानते थे कि कंप्यूटर से इंटरेक्ट कैसे करना है। नाउ इन टूडेज मतलब आजकल के कंप्यूटर जो हैं, यूज़र डू नॉट नीड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। मतलब यूज़र को कोई ज़रूरत नहीं कि वो डायरेक्टली जाके कंप्यूटर के सीपीयू से बातचीत करे। उसको आगे देखिए क्या लिखा है, अ प्रोग्राम थ्रू विच मतलब एक प्रोग्राम जिसके माध्यम से, देखिए यहाँ लिखा गया, ये समझिए यहाँ पे लिखा गया जो लास्ट मैंने क्या पढ़ी ऊपर देखिए, विथ द सीपीयू मतलब कम्युनिकेट करने की ज़रूरत डायरेक्ट सीपीयू से नहीं है। पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते ही नहीं थे, तो हम लोग सीधा सा क्या करते थे, हर चीज़ को प्रोग्राम करना हो तो जाओ 0 1 के फॉर्म में बात करो कंप्यूटर से। लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है, अ प्रोग्राम थ्रू विच द यूजर इंटरेक्ट्स फॉर गेटिंग देयर रिक्वेस्ट प्रोसेस्ड बाई द सीपीयू इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऐसा प्रोग्राम जो अपनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए हमें सीपीयू से के पास भेज सके या कह सके, उसी प्रोग्राम को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बेसिकली इन वन लाइन और सिंपल लाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। क्लियर है? आगे देखिएगा क्या कह रहा है। अब कंपोनेंट्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होते हैं, देखिए कंपोनेंट का मतलब दूसरा होता है और जो क्या कहते हैं कि उसके फंक्शन का मतलब दूसरा होता है। बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन पूछता है। और ये जो मतलब कंपोनेंट का बात कर रहा हूँ मैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देखिए कुछ सॉफ्टवेयर जुड़े होते हैं, ठीक है। मतलब वो सब तो चारों थे ही, ऑपरेटिंग सिस्टम था, लिंकर था, या ये सब चीज़ें थी वो तो थी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ये सब चीज़ें तो चलिए हैं ही। लेकिन कंपोनेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं उनमें कुछ जुड़े हुए सॉफ्टवेयर हैं जो उसके साथ लगे हुए हैं, काम करते हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली 3 के नाम मैंने लिखे हैं और बाकियों के भी आप समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें फंक्शन के तौर पे काम करती हैं। उसमें पहला है कर्नल, दूसरा है शेल और तीसरा है जॉब शेड्यूलर। जिसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, कर्नल और सेल, ठीक है। इनके बारे में ज़रा समझ लीजिए फटाफट आप लोग। देखिए कर्नल क्या होता है ना, बस एक चीज़ सिंपल टास्क आप समझिएगा। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम से आप कुछ कहते हैं, ठीक है ना, तो वो जाके कहता है सेल से, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किससे कहता है, जाके सेल से। और सेल फिर उसको किससे कम्युनिकेट कराता है, इधर किसकी तरफ, कर्नल की तरफ। मतलब कर्नल से ये कहेगा सेल, ठीक है। मैं इसमें नाम फटाफट अभी लिख दूंगा सबका, और लास्ट में जो होगा वो होगा हार्डवेयर, ठीक है। तो इनमें मैं अगर नाम लिख दूं सबका, तो ये आपका जो है रहेगा वो ओएस है, ये जो है वो ओएस है, ये जो आपका है वो कहेगा सेल से ये कहेगा कर्नल से, और कर्नल कहेगा हार्डवेयर से। मतलब कोई भी चीज़ आपको कहनी है कंप्यूटर से, तो ये इस तरीके से सिस्टम चलता है इंटरेक्शन का। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोई भी चीज़ कहना होगा तो वो सेल से कहेगा। मतलब सेल इज डायरेक्टली इन टच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कर्नल इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। मतलब कर्नल कनेक्ट द सेल टू द हार्डवेयर और इट कनेक्ट्स द एप्लीकेशन टू द हार्डवेयर। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अपना कैमरा ओपन किया, ठीक है, तो कैमरा आप तो कैमरा ऐप से कैमरा ओपन करते हैं, लेकिन कैमरा का हार्डवेयर भी तो पीछे मोबाइल में कैमरा लगा रहता है ना, वो कैमरा का हार्डवेयर है, मतलब मशीन है। लेकिन बिना किसी कैमरा ऐप के आप कैमरा से काम तो कर नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको एक कैमरा ऐप चाहिए, और जब आप उसको क्लिक करते हैं तो कर्नल ही है जो उस कैमरा ऐप को हार्डवेयर से कनेक्ट करता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एक बार कर्नल की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इट इज़ सेंट्रल मॉड्यूल और सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम लोग इसको, ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये सबसे केंद्रीय पार्ट, हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट लोड फर्स्ट, मतलब जो सबसे पहले लोड हो जाता है, एंड रिमेन इन मेन मेमोरी में रहता है। कर्नल एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। मतलब जो कर्नल होता है वो यूजर एप्लीकेशन लाइक किसी भी एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में काम करता है। फॉर एग्जांपल इट अलाउज कैमरा ऐप टू कैमरा हार्डवेयर।
मतलब इट अलाउज कैमरा ऐप टू एक्सेस द कैमरा हार्डवेयर, मतलब ये कैमरा ऐप को एक्सेस करने देता है, किसको, कैमरा हार्डवेयर को। अब सेल क्या होता है, सेल इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल, मतलब यूजर और कर्नल के बीच में, यूजर मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजर और कर्नल के बीच में जो काम करता है वो कौन करता है, सेल। ठीक है, तो सेल टास्क टेक्स कमांड गिवन बाय यूजर एंड इंटरप्रेट्स देन एंड गिव देम एग्जीक्यूशन विथ हेल्प्स ऑफ कर्नल, मतलब सेल का काम ही है कि वो किसके किसके बीच इंटरफेस का काम करे, यूजर और कर्नल के बीच में। सेल कमांड लेता है यूजर से और उसको किसके पास भेजता है, कर्नल के पास, और फिर कर्नल उसको एग्जीक्यूशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कर्नल और सेल के काम थे हम लोग के। और शेड्यूलर का जो काम था ना, ये तीसरा वाला जो है आपका शेड्यूलर, शेड्यूलर केवल टास्क को शेड्यूल करता है। ये रिसोर्स मैनेजमेंट का भी एक पार्ट है। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब जैसे आपने कई सारे कमांड दे दिए कंप्यूटर को, तो सबसे पहले कौन सी कमांड पूरी होगी और कौन सी कमांड पूरी नहीं होगी, इसको शेड्यूल करने का काम शेड्यूलर करता है। ठीक है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, इसकी मदद से शेड्यूलिंग ओपन होती है। ठीक है, मतलब फंक्शन का काम शेड्यूलिंग का इसी की मदद से होता है। अब देखिए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वेश्चन ये बार बार पूछा है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक चीज़ यहाँ ध्यान से समझिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम, यानी उसका प्रकार क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उन सारे फंक्शन को डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज़ होता है प्रोसेस मैनेजमेंट या शेड्यूलिंग। तो बताइए, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है, उसमें शेड्यूलर लगा होता है। तो वो कोई भी टास्क आप देंगे, कई सारे टास्क, तो वो उसको शेड्यूल करता है। लेकिन शेड्यूल करते समय उस किन चीज़ों का ध्यान रखता है, वो कैसे शेड्यूल करना, भाई कई सारे टास्क आपने दे दिए, तो वो इन चीज़ों को फॉलो करके शेड्यूलिंग करता है। कैसे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब पहला जो एंट्री होगी उसको वो पहले प्रोसेस करेगा। मान लीजिए आपने कई सारे कमांड एक साथ दे दिए, तो वो पहले किसको परफॉर्म करेगा, पहले किसको सही करेगा, जो पहले दिया गया था पहले उसी को करेगा। लेकिन पहले कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखता है, जैसे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, मतलब जिसमें कम समय लगता हो उसको जल्दी परफॉर्म करता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक बड़ा टास्क लगा चुके हैं और एक छोटा टास्क आपने दिया, तो वो पहले छोटे वाले को कर देगा। ठीक है, तीसरा है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, मतलब प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का मतलब होता है, ये तीसरा देखिए, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, ये लिखा है ना प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, तो उसका मतलब होता है आपका कि कोई अगर इम्पॉर्टेंट काम है तो उसको प्रायोरिटी दे करके वो शेड्यूल कर देगा, ऐसा भी है। और फिर मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मतलब कई लेवल पर अलग अलग, जैसे कई तरह के कई काम एक साथ दे दिए गए, कई सारी फ़ोटोज़ प्रिंट करनी है, उसी के साथ कई सारे और भी काम हैं, तो वो क्यू बना देता है, एक लाइन बना देता है, जिसमें वो एक ही तरह के टास्क को मतलब मल्टी लेवल पर शेड्यूल करके उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि शेड्यूलिंग इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ arranging them in a queue so that the task becomes executable। मतलब कहने का मतलब है कि टास्क जो है एग्जीक्यूटेबल हो जाए या एग्जीक्यूट होना है टाइम के साथ, इस चीज़ का ध्यान कौन रखेगा, शेड्यूलर। कैसे करना है, ये इन चार चीज़ों का ध्यान रख के करेगा। ये पहला फंक्शन था किसका, इसके बारे में देखिए, जब फंक्शन देगा ना तो केवल नाम नहीं लिखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा समझाना भी पड़ेगा। तो क्या समझाना है वो मैंने आपको बता दिया, उसको आपको अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा। डिटेल जानना चाहते हैं तो कम से कम देखिए, इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको टॉपिक्स तो पता चल रहा है ना कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। आप चाहें तो इसका नोट्स अपने मन से बना लीजिए, जितना टॉपिक इस नोट्स में पढ़ाया गया है उतने टॉपिक्स का नोट्स अगर आप अपने मन से भी कहीं से बना लेते हैं तो भी आप अच्छा नंबर गेन कर लेंगे, लेकिन ये टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। दूसरा चीज़, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी वो करता है। इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इसको स्पूलिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का मतलब क्या इनपुट दिया गया, क्या आउटपुट दिया गया, उससे क्या निकलेगा, उसका मैनेजमेंट भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन मेमोरी मैनेजमेंट का एक नाम दिया जाता है, मेन मेमोरी मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी मेमोरी है, मेन मेमोरी में कई सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, तो उन प्रोसेस में मेमोरी जो है उनमें किस में कितना लगेगा, और उन प्रोसेसेस को कैसे अरेंज करें कि कम से कम मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा टास्क हम लोग परफॉर्म कर पाएँ। कहते हैं ना कि मोबाइल बड़े रैम का लीजिए, ताकि क्या हो, आपका अच्छे से कोई भी एप्लीकेशन रन कर पाए। लेकिन आप बताइए, कोई आईफोन लेते हैं या बढ़िया सा कोई अच्छा मतलब ब्रांडेड फ़ोन लेते हैं, तो कम ही रैम में ज़्यादा अच्छा चल लेता है। क्योंकि उसमें शेड्यूलर अच्छा होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो
उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मतलब मैनेजमेंट होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट, वो अच्छा होता है। जैसे उसमें 3 GB का ही रैम है, 4 GB का ही रैम है, तो बहुत अच्छा काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो टास्क को सही से ओरिएंट करने का क्षमता रखता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कम ही मेमोरी में मैनेजमेंट अच्छा कर देता है वो। इस वजह से उसके टास्क फंसते भी नहीं और आसानी से हो भी जाते हैं, और इसीलिए वो महंगा भी मिलता है। आप कुछ सस्ती मोबाइल ले लेंगे, ज़्यादा रैम तो दे देगा, लेकिन जब उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजमेंट ही नहीं सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो सब मैनेज करता है, और वो अगर मैनेज नहीं कर पाएगा, वो आईफोन ही मैनेज करेगा, तो इस वजह से वो महंगा भी है और उस कम कम मतलब मेमोरी में अच्छा काम भी कर देता है। ठीक है। सो आई होप आपको तीनों ऊपर के पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर एक चीज़ आती है फाइल एंड स्टोरेज मैनेजमेंट। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे मेमोरी आपने रखा, उसमें कोई चीज़ आपने डाल दी, ठीक है, फिर आप कुछ और रख दिए, फिर कई चीज़ें रख दी हैं, तो चीज़ें व्यवस्थित तरीके, जैसे कपड़े में अलमारी रखने जैसा समझ, सॉरी, अलमारी में कपड़े रखने जैसा चीज़ समझिए। कई लोग आते हैं, कपड़ा उसी में ठूंस के रख दिए, किसी तरीके से भर दिए, और फिर मम्मी डांट रही हैं पीछे से, मैं ही करता हूँ ऐसा, कर छोड़िए। कहने का मतलब ये है कि आप जो है अगर उसमें कोई भी चीज़ अरेंज करके चीज़ों को रखेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर भी दिखेंगी, उनको निकालना आसान भी होगा। निकालने का मतलब देखिए, यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, उसको रिलेट करिएगा कंप्यूटर से, वो अच्छे से दिखेंगी, ज़्यादा मात्रा में आप स्टोर भी कर पाएंगे। मतलब ज़्यादा कपड़े इकट्ठा होंगे, साथ साथ ज़्यादा कपड़े इकट्ठा होने के साथ साथ क्या होगा, उन दिखने में भी अच्छा लगेगा, और उनको जब चाहें आप जो निकाल सकते हैं एग्जैक्ट वही कपड़ा। तो निकाल सकने का मतलब इजी रिट्राइवल, रिट्राइवल मतलब जो भी चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं वो जल्दी मिल जाएगी आपको। ठीक है। साथ साथ ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर होगा, और फाइल सिक्योर रहेगी, मतलब आपकी अलमारी भी व्यवस्थित रहेगी। ठीक है। तीसरा चीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, अगला चीज़ वो है प्रोटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का फायरवॉल भी अपने साथ रखता है, जो अलग कुछ ख़राब तरह के सॉफ्टवेयर को नुकसान करने से आपके कंप्यूटर को बचा लेती हैं, तो इनको कहते हैं हम लोग प्रोटेक्शन सॉफ्ट काम करना। ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी तरह भी काम करता है। ठीक है। फिर वो नेटवर्क भी इस्टेब्लिश कराता है, नेटवर्किंग का भी काम करता है, और कमांड इंटरप्रेटर। देखिए, अगर आपको ज़्यादा नहीं मालूम है, तो केवल ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अगर आप लिख देते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करने वाला है आपके लिए रिसोर्स मैनेजमेंट में, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजमेंट में। शेड्यूलर क्या है ये आपको मैंने समझा दिया है। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनको ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है इस पेज को, और ये अलग अलग टाइप से समझाए गए हैं, लेकिन आपको सीधे टाइप्स में ये पढ़ना है। टू बी रिटन एग्जाम लिखा है ऊपर, तो देखिए सबसे पहले टाइप में 1 2 करके लिखा हूँ, तो 1 2 का मतलब पहला एक सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला टाइप टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का मतलब होता है उसको, टाइम शेयरिंग का मतलब वो जाहिर से बात है टाइम शेयर करेगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, टाइम जो है वो कई लोगों में बटेगा। क्लियर है। तो टाइम को शेयर करेंगे। जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है, देखिए उसमें लिखा गया है, मल्टीपल टास्क कैन रिसाइड इन कंप्यूटर मेमोरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल्स द प्रोसेस इन सच अ वे प्रोसेसर एग्जीक्यूट वन टास्क फॉर अ टाइम एंड देन स्विच टू नेक्स्ट टास्क। मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक टास्क को पहले करे, फिर अगले टास्क पर जाए, फिर अगले टास्क पर जाए, मतलब प्रोसेसर 1 बाई 1 चीज़ों को सॉल्व करे, तो वो पूरे टाइम को बांट ले रहा है, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देके एग्जीक्यूट करा रहा है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को मतलब वन वन टास्क एट ए टाइम, मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ वन टास्क एट ए टाइम इज नोन एज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टीटास्किंग का मतलब सारा एक ही साथ करेगा, नाम ही से पता चल रहा है। इसमें कई प्रोसेसर भी लगे होंगे, मतलब वो 1 बाई 1 कर रहा था, और मल्टीटास्किंग में क्या होगा, सब एक साथ करेगा। मतलब मल्टीपल टास्क आर एग्जीक्यूटेड सिमल्टेनियसली, मतलब कई सारे टास्क एक साथ निकाले जाते हैं। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर आर मल्टीपल प्रोसेसर्स। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब कई सारे प्रोसेसर लगे हों। मॉडर्न कंप्यूटर एज मल्टीटास्किंग, मतलब ज़्यादातर मॉडर्न कंप्यूटर जो हैं वो मल्टीटास्किंग कंप्यूटर हैं, जिनमें कई प्रोसेसर हैं, और वो सब अलग अलग कई सारे टास्क लेके उनको एक साथ ही क्या करते हैं, प्रोसेस कर देते हैं। तो टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग समझ में आ गया हो, तो अगला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, द यूजर ऑफ ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नेवर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। मतलब अगर किसी कंप्यूटर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूज़र उससे इंटरेक्ट नहीं हो पाता। होता क्या है कि इसमें ना कई सारे यूजर, अगर कई एक मतलब आपने कई सारे लोग आए और सेम ही टास्क, एक ही तरह के टास्क आपने कंप्यूटर को दे दिया, लाइक सबको कॉपी पेस्ट ही करना है, तो या फिर सबको प्रिंट ही करना है, तो वो पहले कलेक्ट करता है,
और सारे कई सारे सेम टाइप के टास्क को आपस में मिला करके कलेक्ट कर लेगा और उसके बाद वो उसको एक साथ क्या कर देगा, एग्जीक्यूट करा देगा। तो ऐसा वो बैच क्रिएट करता है कि कौन कौन केसर आया, मतलब सारे बैच को बना लेगा और फिर बाद में एक साथ क्या करेगा, एग्जीक्यूट करा देगा। तो नीचे ये लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ ओएस एवरी यूजर बैच ऑल एवरी यूजर बैचेज सिमिलर sorry whereas every user batches all similar task and make it run as a group। मतलब every batches मतलब सारे बैच जो हैं वो क्या करते हैं, एवरी यूजर बैचेज मतलब मिला देना उनको होता है, बैच मतलब जोड़ना होता है, ऑल सिमिलर टास्क मतलब सभी सिमिलर टास्क को, एंड मेक इट रन एज ए ग्रुप मतलब सारे टास्क को एक साथ एक ग्रुप में एग्जीक्यूट करा दिया था या रन करा दिया था। एक रियल टाइम ओएस है। रियल टाइम ओएस का मतलब क्या होता है, इसमें कमांड देने को और उसको प्रोसेस करने का टाइम बहुत जल्दी जल्दी होता है, मतलब टाइम इंटरवल टू बी प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड, मतलब आपने उसको कमांड दिया, प्रोसेस करते ही ये रिस्पॉन्ड कर देगा, वो बहुत तेज़ी से काम करता है। इज वेरी स्मॉल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब क्या लिखा है, टाइम इंटरवल मतलब प्रोसेस करने का और रिस्पॉन्ड करने के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। एग्जाम्पल ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, स्पेस सॉफ्टवेयर है, मिलिट्री सॉफ्टवेयर है, इन जगहों पर ऐसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस और नेटवर्क ओएस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन आप केवल पढ़ लीजिएगा। इट इज़ मतलब ज़्यादा आपको इसके बारे में वो नहीं करना है कि लिखना है बहुत ज़्यादा। इट यूजेज मैनी processors located in different machine to provide very fast computation to its user। मतलब ऐसा ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कई प्रोसेसर को एक साथ यूज कर लेता है और फास्ट काम करने के लिए। और नेटवर्क ओएस क्या होता है, इट रन एज ए सर्वर, इट प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी टू सर्वर टू मैनेज डेटा, यूजर ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन etc। मतलब इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं समझना है, ऊपर के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ के इसको अच्छे से लिख के आना है, ठीक है। अब ये ऊपर जो सिस्टम था वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा था, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैंने एक चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं किया है, जो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ और यूनिक्स। इनके बारे में अगर आपको पढ़ना हो कि विंडोज़ क्या है और साथ में क्या क्या है, यूनिक्स क्या है, यूनिक्स, तो ये दोनों के बारे में आप अलग से नोट्स बना लीजिएगा। किस चीज़ का, केवल आप यूनिक्स और विंडोज़ के बारे में थोड़ा सा गूगल से भी पढ़ेंगे तभी समझ में आ जाएगा कि विंडोज़ में क्या खास है और यूनिक्स में क्या खास है। कुछ खास बातें मैं बता दूं कि जैसे विंडोज़ एक CUI है और इसके साथ साथ GUI है विंडोज़, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, साथ साथ एक तरह का ये सिंगल यूज़र कहते हैं इसको, मल्टी यूज़र नहीं है ये। यूनिक्स क्या होता है, एक तरह का मल्टी यूज़र है, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर होता है। उन अंतर को और उनकी खासियत चीज़ों को भी आपस में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टॉपिक आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ये सब हम लोग बात कर रहे थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में 4 थे। पहला था ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ज़रूरी बातों को हमने पढ़ लिया, उसका फंक्शन और उसके टाइप मेन चीज़ें थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, जो कि दूसरा है। अब ये तो बार बार क्वेश्चन आता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर, ये वो फलाना डिमका। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं। जाहिर सी बात है, वो सॉफ्टवेयर्स जो हमारी हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाते हैं। अब देखिए इसको पढ़िए, ऑल इंस्ट्रक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द माइक्रो प्रोसेसर इन मशीन लैंग्वेज विच इज एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स दैट कैन आइदर बी 1 और 0, मतलब ऑन और ऑफ। मतलब सीधी सी बात है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर को सिग्नल के फॉर्म में दी जानी चाहिए, और वो हो सकते हैं क्या, 0 और 1, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द यूज़र टू वर्क विद द इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेज। मतलब यूज़र के लिए, यूज़र मतलब जो हम लोग काम कर रहे हैं वही यूज़र है। यूज़र के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी कंप्यूटर से मशीन लैंग्वेज में बार बार काम करना। दस वी हैव डेवलप्ड सम सॉफ्टवेयर, इसलिए हमने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किया। देखते जाइए, मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। दस वी हैव डेवलप्ड सम सॉफ्टवेयर दैट आर हेल्पिंग अस, मतलब जो हमारी मदद कर रहे हैं, टू ट्रांसलेट आवर टिपिकल लैंग्वेज, मतलब तो हमारी टिपिकल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में मदद कर रहे हैं। और उन सॉफ्टवेयर्स को हम लोग कहते क्या हैं, उन सॉफ्टवेयर का हम लोग नाम क्या रखा है, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। सॉरी, ये सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, टिपिकल लैंग्वेज हमारी है, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, मतलब मशीन लैंग्वेज में। बट बिफोर दैट वी मस्ट नो डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेज। उसके पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि हमारे अलग अलग तरह की लैंग्वेज क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है, इंस्ट्रक्शन आर
लेंदी मतलब इंस्ट्रक्शन लेंदी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 बेसिक लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। मतलब मशीन लैंग्वेज इज नथिंग बट बेसिक लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 और वी कैन एन ऑन और ऑफ। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, देखिए 0 1 को थोड़ा सा कोड, वो तो एकदम कोडिंग हो गई, और असेंबली लैंग्वेज ना थोड़ा न्यूमेरिक और कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, तो इन असेंबली लैंग्वेज ईच माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन इज असाइंड अ कोड that makes the program more meaningful. That means now some combination of characters and digits are used to communicate with the processor but need assembler to change the assembly language into machine language। इसका मतलब होता है जैसे अब हर चीज़ को आप ना थक गए कि यार 0 1 में नहीं लिखना है, तो एक काम करो 0 1 आप करते जा रहे हैं 0 0 0 1। अब इसमें कोई एक वर्ड होगा या कोई संख्या होगी, कुछ भी होगा, उसको लिखने के लिए थक गए आप ऐसे, तो असेंबली लैंग्वेज कुछ प्रोवाइड किया। जैसे आपको सर लिखना है, तो जैसे मान लीजिए आपको लिखना है गुड इवनिंग सर, तो उसके लिए कोई कोड है लाइक 5UT। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ होता नहीं है, एक एग्जाम्पल है। मतलब उसने कोडिंग को थोड़ा इजी करने के लिए 0 1 में न लिख करके हर चीज़ के लिए, हर वर्ड या चीज़ों के लिए एक कोड असाइन कर दिया। अब ये फालतू सा बात है, ये कोई कोड नहीं जो मैं लिखा हूँ, मतलब किसी भी चीज़ के लिए एक कोड डिसाइड किया गया, उस कोड को लिखने में जल्दी आसानी हो जाएगी। तो असेंबली लैंग्वेज एक तरीके से कह देंगे कि थोड़ा हेल्पफुल हुआ हमारे लिए, जो हमारे कम्युनिकेशन को 0 1 से बदल के कुछ अजीब से कोड, मतलब कोड में ले आया, जिससे कम्युनिकेशन ईजी था। लेकिन अगर आप कोई भी कोड या इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज में लिख भी लेते हैं, तो फिर वो मशीन लैंग्वेज में तो है नहीं, है असेंबली लैंग्वेज में, तो फिर उसके लिए हमें क्या लिखा गया, लिखा है यहाँ देखिए, बट वी नीड असेंबलर टू चेंज द असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, अब जो हम डायरेक्टली कंप्यूटर से बात कर रहे हैं सीधा सीधा अपने शब्दों में और इंग्लिश में हम लोग लिख ले रहे हैं, तो वैसे जो सॉफ्टवेयर या इंस्ट्रक्शन होते हैं वो लोग हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, in high level language instruction to the CPU are in the form of statement that can easily be understood by the user. Due to this simplicity, most of the programming is done in high level language as compared to assembly and machine language। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो यूज़र आसानी से स्टेटमेंट के फॉर्म में कहे और सुन सकता है। और ये इन इसके बारे में और बातें क्या लिखेंगे लास्ट में, कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में की जाती है, जो क्योंकि ये बहुत आसान होती है असेंबली और मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा। अब कॉमन हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से हैं, तो फोर्ट्रान है, कोबोल है, पास्कल है, C++ है, जावा। इनमें जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए जाते हैं ना, वो सब 0 1 के फॉर्म में ना दे करके स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए जाते हैं। ठीक है, अब नीचे एक चीज़ लिखा गया उसको पढ़ लीजिए। प्रोग्रामिंग इन हाई लेवल लैंग्वेज नीड्स लेस इफोर्ट, मोर लायबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसमें एफर्ट मतलब ताकत बहुत कम लगती है, वो थोड़ा पोर्टेबल होता है, मतलब स्टेटमेंट को बाद में चेंज करके प्रोग्रामिंग को सुधारना आसान होता है, और लायबिलिटी मतलब भरोसेमंद भी होता है। ठीक है, दूसरा एक स्टेटमेंट और है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन सिम्बोलिक लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। मतलब जो ट्रांसलेटर होते हैं वो किसी भी तरह के सिम्बोलिक लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देते हैं। जैसे असेंबली लैंग्वेज को अभी किस में बदल दिया था, मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी कोडिंग भाषा में कोई चीज़ लिखी गई हो, उसको सिंपल मशीन कोड में बदलने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो ट्रांसलेटर कहलाते हैं। ठीक है, अब ट्रांसलेटर कितने टाइप के होते हैं, तो पहला है असेंबलर। असेंबलर जाहिर सी बात है वही है जो असेंबली लैंग्वेज को किस में बदल देगा, मशीन लैंग्वेज में। तो देखिए, इट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू द मशीन लैंग्वेज। असेंबलर्स आर फार सिंपलर टू डेवलप दैन कंपाइलर्स। मतलब असेंबलर जो है ना वो कंपाइलर की तुलना में बहुत आसान होते हैं। ठीक है, और असेंबलर मतलब ईजी होते हैं। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त। कंपाइलर का मतलब कंपाइल करने वाला। ठीक है, इट ट्रांसलेट कोड रिटेन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब कंपाइलर किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई चीज़ को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। द ओरिजिनल प्रोग्राम इज यूजुअली नोन एज सोर्स प्रोग्राम। मतलब जैसे भी आप कोई प्रोग्राम लिखें सी लैंग्वेज में, तो सी लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा, तो उस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड। अब इसको जब आप देंगे ना सी वाले को इसको, तो वो उसको किस में बदलेगा, देखो ध्यान से, ये सोर्स कोड है, ये इसको कंपाइल करेगा। जैसे आपने इसको जो लिखा है ना, ये वो सी लैंग्वेज में लिखा, वो उसको कंपाइल करके किस में बदल देगा, ऑब्जेक्ट कोड में। अभी ये प्रोग्राम नहीं बना है,
ये कंपाइलेशन हुआ है उसका, केवल ऑब्जेक्ट कोड में बदला है। अच्छा, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग किए, उसको ऑब्जेक्ट कोड में बदल दिए, फिर और कई सारे मॉड्यूल बना लिए आपने। मॉड्यूल का मतलब होता है आप कई सारे मॉड्यूल उसको क्रिएट किए और उन मॉड्यूल्स को यहाँ लाइब्रेरी में इकट्ठा करते जा रहा है। देखिए लिखा है अदर मॉड्यूल्स, ये लाइब्रेरी में है। ये देखिए यहाँ पे अगर शॉर्ट में आप समझें, देखिए यहाँ पे छोटा सा दिखाया गया है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कई सारे मॉड्यूल बना के आप इकट्ठा करते चले गए और जब ऑब्जेक्ट कोड बनते गए और लाइब्रेरी में इकट्ठे होते गए तो यहाँ पर सारे मॉड्यूल को लेकर लिंक करा दिया गया आपस में और यहाँ से फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम देखिए यहाँ पे मिला हुआ है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। मतलब सोर्स कोड को कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड में बदला हमने, सोर्स कोड को हमने कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड में बदला, फिर ऑब्जेक्ट कोड कई सारे थे उनको आपस में कई मॉड्यूल को जोड़ करके लिंक करके भेज दिया तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो आपको समझ में आ गया कंपाइलिंग में एक चीज़ हो रही है कि कंपाइल करने के बाद एक ऑब्जेक्ट कोड प्रिपेयर हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट कोड सेव करके रख दिया जाता है लाइब्रेरी में। जब भी आपको प्रोग्राम बनाना हो, मतलब जो सॉफ्टवेयर आपको बनाना हो, एक बार सारे ऑब्जेक्ट कोड को ले जाके कंपाइल कर लीजिए, बन जाएगा पूरा का पूरा। कंपाइल कर लीजिए, पूरा का पूरा बन जाएगा। मतलब बार बार सोर्स कोड को यहाँ ले जा करके इसमें बदलने की ज़रूरत नहीं। इस सोर्स कोड को ले जाके बार बार, अरे भाई एक बार सोर्स कोड को बदल लिए तो फिर से आप बनाना हुआ तो फिर से सोर्स कोड्स के बारे नहीं, सीधे ऑब्जेक्ट कोड बना हुआ है उसको लेकर के जाइए और फिर यहाँ पर चले जाइए, निकल जाएगा। बार बार सोर्स कोड को बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक नुकसान क्या है इसका, अब भाई आपने एक बार प्रोग्राम को कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड में बदला तो ऑब्जेक्ट कोड को कहीं सेव किए हैं किसी लाइब्रेरी में, आप यहाँ पर ले जा करके, तो लाइब्रेरी में कई सारे मॉड्यूल सेट होने से थोड़ा मेमोरी ज़्यादा लगती है, मेमोरी भरने लगती है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या होता है वो प्रोग्राम सेव रहता है और किसी एक कोड में प्रॉब्लम है तो उसको रिप्लेस करके फिर से कोडिंग कर सकते हैं। ये सिस्टम होता है कंपाइलर का। और इसी का तीसरा भाई होता है इंटरप्रेटर। ये भी क्या करता है चीज़ों को, अच्छा सी में एक चीज़ और था, सॉरी कंपाइलर में, कंपाइलर ये करता है ना कि जब कंपाइल करता है तो जैसे आपने प्रोग्राम पूरा 1 पेज 1.5 पेज 3 पेज का लिखा हुआ है, वो जब कंपाइल करेगा भाई साहब तो एक ही साथ सबको कंपाइल करेगा। आपने सपोज कोई गलती की है इंस्ट्रक्शन में, आपके कोई कमी है, सपोज आपने कॉमा सही जगह नहीं लगाया है, आप जो लोग प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में, उसी को ये बात समझ में आएगी कि देखिए प्रोग्रामिंग का एक फॉर्मेट होता है। अगर आप कॉमा कोलोन ये सब चीज़ें भूलेंगे ना तो प्रोग्रामिंग का अर्थ बदलने लगता है। तो इसलिए जान लीजिए प्रोग्रामिंग बहुत ही मतलब ढंग से लिखने वाली चीज़ है, होशो आवाज़ में। तो लिखते समय जब आप इंटर करेंगे तो वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, पहले सोर्स कोड में ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। अगर उसको बीच में कोई प्रॉब्लम समझ में आएगी तो वो रुकेगा नहीं, पूरा कंपाइल करेगा पहले। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये एक एक इंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1 पहले रीड करेगा, चेक करेगा सही है तो आगे, नहीं तो फिर जहाँ उसको गड़बड़ी पाएगा ना वो वहीं रोक देगा। मतलब पूरे को एक साथ इंटरप्रेट नहीं करता है। तो एक चीज़ जान लीजिए, एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू द मशीन लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट कोड में नहीं बदला, देखिए इसने क्या किया, इसने सोर्स कोड को किस में बदला, मशीन लैंग्वेज में, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट कोड नहीं बना। अब देखिए इसमें लिखा गया है वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, एक बार में केवल एक इंस्ट्रक्शन, जबकि यहाँ नीचे देखिए लिखा है कंपाइलर कंपाइल्स होल प्रोग्राम इन एट वन गो, मतलब एक ही रन में पूरे प्रोग्राम को ये कंपाइल कर देता था। यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखा गया है कि आफ्टर द ट्रांसलेशन ऑफ वन इंस्ट्रक्शन इट इज़ एग्जीक्यूटेड द अदर इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसलेटेड। मतलब जब एक प्रोग्राम का ट्रांसलेशन हो जाता है और ये एग्जीक्यूट हो जाता है तब ये दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन लेके उसको ट्रांसलेट करता है। मतलब भैया ये 1 बाय 1 करेंगे, मतलब पूरे सोर्स कोड को एक साथ कंपाइल या फिर इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर बार बार पूछता है, 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अंतर क्या पूछता है, कंपाइलर देखिए यहाँ लिखा गया इंटरप्रेटर। कंपाइलर ज़्यादातर सी और C+ फोर्ट्रान में यूज किया जाता है और इंटरप्रेटर जो है पाइथन और रूबी इन सब में यूज किया जाता है। ये सब क्या है, भाषाएं हैं कंप्यूटर की, लैंग्वेजेज हैं जिनसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। कंपाइलर में देखिए क्या लिखा गया है, बहुत बेसिक चीज़, कंपाइलर टेक्स इंटायर प्रोग्राम एज इनपुट, मतलब इसमें पूरा प्रोग्राम को एक साथ इनपुट कराया जाता है। इसमें इंटरप्रेटर टेक्स सिंगल इंस्ट्रक्शन एज इनपुट, समझा दिया हूँ क्या है। कंडीशन कंट्रोल्ड स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड फास्ट, मतलब जिसमें ऐसे सारे प्रोग्राम आप अभी नहीं जानते हैं लिखना, प्रोग्राम में कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना यस नो में पूछी जाती हैं। मतलब देखिए प्रिंट मतलब मैं प्रोग्रामिंग भी लास्ट में थोड़ा सा बताऊंगा बेसिक चीज़ें उसके बारे में, लेकिन फ़िलहाल वो लोग समझे। जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए आपने ये बटन दबाया तो क्या करना है, यस या नो,
अगर आपको ये रिजल्ट मिलेगा तो यस, नहीं ये मिलेगा तो नो। तो जब कंडीशन वाली चीज़ें आती हैं ना, वैसा प्रोग्राम को कंपाइलर जल्दी डील कर लेता है, लेकिन इंटरप्रेटर उसमें टाइम लेता है, स्लो हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तीसरा देखिए लिखा एरर आर डिस्प्लेड आफ्टर इंटर प्रोग्राम इज चेक्ड। मतलब इसमें एरर तब दिखाई देती है जब पूरा का पूरा प्रोग्राम चेक कर दिया जाता है। तीसरे में देखिए इसमें क्या है, एरर आर डिस्प्लेड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेड। मतलब एक एक इंस्ट्रक्शन जो होता रहता है उसके साथ साथ एरर भी क्या करती है, दिखाई देती है। चौथा देखिए इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड। मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड बना लेता है बीच में, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनता है। चौथे नंबर को पढ़ लीजिए, नीड्स मोर मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट कोड। मतलब ऑब्जेक्ट कोड को रखने के लिए इसको मेमोरी चाहिए होती है। लेस मेमोरी इज यूज्ड सिंस नो ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड। मतलब लेस मेमोरी की ज़रूरत है क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं कराया जाता है। छठा लिखा प्रोग्राम नीड नॉट टू कंपाइल एवरी टाइम टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब हर बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट मतलब होता है, देखिए मैं इसका अर्थ कई बार बता चुका हूँ। एग्जीक्यूट का मतलब होता है फाइनल प्रोग्राम को बाहर निकालना बना करके। तो देखिए प्रोग्राम नीड नॉट टू बी कंपाइल एवरी टाइम टू बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज ऑब्जेक्ट कोड कैन ईजिली बी अवेलेबल। मतलब ऑब्जेक्ट कोड बना है तो बार बार सोर्स कोड को उठा करके कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें देखिए क्या लिखा है, सिंस नो ऑब्जेक्ट कोड इज स्टोर्ड इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम। मतलब इन ट्रांसलेटेड फॉर्म होगा वो। मतलब सिंस नो ऑब्जेक्ट कोड इज स्टोर्ड इन ट्रांसलेटेड फॉर्म इट नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड एवरी टाइम टू बी एग्जीक्यूटेड। इसलिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हर बार ट्रांसलेट करना पड़ता है। नीचे कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हैं कंपाइलर के। एडवांटेज है कि फास्ट है, वन टाइम ट्रांसलेशन हो जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्टली होता है कंपाइलर, ऑक्यूपाई। इसमें देखिए एक चीज़ है कॉस्टली एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस। मतलब ज़्यादा जगह लेता है और पोर्टेबल कम है। मतलब ऑब्जेक्ट कोड बन गया है तो बार बार उस, अब मान लीजिए आपने सोर्स कोड को मिटा दिया, तो सोर्स कोड में अगर कोई गलती रहेगी तो फिर ऑब्जेक्ट कोड जो है ना वो सही नहीं रहेगा कभी भी। तो इसमें पोर्टेबिलिटी नहीं रहती, बाद में प्रोग्राम को चेंज करना मुश्किल हो जाता है। इसमें क्या एडवांटेज देख लीजिए इंटरप्रेटर वाले में, पोर्टेबल है उसमें हमेशा। फिर लेस कॉम्प्लेक्स है, मतलब बड़ा ईजी है। आगे कह रहा है लेस मेमोरी स्पेस है। ये सब तो फ़ायदे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा स्लो है। ईच टाइम इट नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब हर बार एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ये सब दोनों में अंतर थे, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आता रहता है। एक चीज़ आ गया आपका लिंकर। लिंकर क्या होते हैं सॉफ्टवेयर, देखिए ऊपर 4 सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम लिया था, ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर दोनों खत्म हो गए। तीसरा था लिंकर। लिंकर कुछ नहीं, अभी ऊपर दिखाए थे। जब मॉड्यूल को लिंक कराना था तो हम लोग क्या किया था, लाइब्रेरी से मॉड्यूल को लिंक करा दिया था। दीज प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन यूजर प्रोग्राम एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी। कोई भी चीज़ लाइब्रेरी में रखी गई है उसको एग्जीक्यूट कराना था। देखिए ऊपर मैंने बताया था यहाँ पे, जब आपको मैंने डायग्राम दिखाया था, देखिए यहाँ पर क्या है डायग्राम में, ये लिंकर ही काम करता है, ये लिंक कराने वाला, लिंकिंग का। मतलब मॉड्यूल कई सारे हैं और उनको लिंक कराना, तो यहीं पर वो सॉफ्टवेयर काम करते हैं, कौन, लिंकर। देखिए कंपाइलर का काम तो यहीं पर हो गया, ये कंपाइल कर दिया ऑब्जेक्ट कोड को, फिर लिंक करा के एग्जीक्यूट कराने का काम आगे बाकी सॉफ्टवेयर का भी होता है। तो कंपाइलर कंपाइल करता है, ट्रांसलेटर फाइनली ट्रांसलेट करता है। और यहाँ पर देख लीजिए लिंकर का काम हो गया। चौथा सॉफ्टवेयर था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ना कि घर वर बन गया, सब कुछ करा लिए, तो ये देखिए इनका मेन काम होता है ना, ये हाउस होल्डिंग थिंग्स में आते हैं, या ये चलाने का काम करते हैं। हाउस कीपिंग का मतलब साफ़ सफाई रखते हैं कंप्यूटर की। दैट मीन्स अगर कोई कंप्यूटर में वायरस आ रहा है तो एंटीवायरस एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। समय समय पे क्लीनर चला दे रहे हैं, कंप्यूटर में जो गंदगी भरी है उसको साफ़ कर दे रहा है, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। मतलब सिस्टम की परफॉर्मेंस को बूट करने का काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते हैं। देखिए पढ़ लीजिए, सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स रूटीन टास्क एंड अदर इंपॉर्टेंट हाउस कीपिंग फंक्शंस आर नोन एज यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूजुअली दे आर डिजाइन टू ट्यून द कंप्यूटर। मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम बेसिकली कंप्यूटर को ट्यून करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। बेसिक कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या क्या हो सकते हैं देख लीजिए। डिवाइस ड्राइवर, कोई भी नया चीज़ अगर अपने ईयरफोन या फिर माउस या फिर कीबोर्ड कुछ भी जब आप लगाते हैं कंप्यूटर में, तो वो एक पॉपअप खुल के आता है कि डिवाइस ड्राइवर इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड। मतलब
उस डिवाइस को पहचानने के लिए कोई ड्राइवर चाहिए जो उसको चला सके कंप्यूटर में। उन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी डाला गया होता है। नहीं भी डाला गया होता है तो कुछ ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो अपने साथ अपना ड्राइवर रखे रहते हैं, जैसे आप लगाएंगे ना तो ड्राइवर उसके साथ मिलता है, ठीक है, उनको रन कराना पड़ता है। तो ड्राइवर या फिर देखिए यहाँ पे डिस्क क्लीनर है, डिस्क चेकर है, डिस्क बैकअप, डिस्क कंप्रेशर, वायरस स्कैनर या एंटीवायरस, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हैं जो सबको स्मूथ चलाने का काम करते हैं। अब देखिए वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर थे। अब नीचे आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिंपल सी बात है, सेकंड टाइप का। लेटेस्ट टॉक अबाउट सेकंड टाइप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वही काम है। देखिए ये सब जो ऊपर वाले सॉफ्टवेयर थे ना, वो एक ज़रूरी हिस्सा थे आपके कंप्यूटर का। वो सब चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप काम नहीं कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको आप अपने मन के अनुसार रखते हैं, जैसे आपको फोटोशॉप करना है तो आपने फोटोशॉप वाला सॉफ्टवेयर रख लिया, MS ऑफिस रख लिया, नहीं माना तो मत रखिए। लेकिन ये थोड़ी नहीं कि हम नहीं माना तो हम विंडो हटा देंगे। विंडो हटा देंगे तो चलेगा ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ड्राइवर नहीं रहेंगे तो वो चलेगा ही नहीं आपका जो चीज़ आप उसमें लगा रहे हैं। तो कुछ ज़रूरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आज कस्टमाइजेबल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर, मतलब ये यूजर के नीड के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या है, जैसे आप फोटोशॉप है, नोटबुक है, अकाउंटिंग यानी टैली वगैरह है, वीडियो प्लेयर्स हैं, जिसको वीडियो नहीं देखना है वो VLC प्लेयर ना रखे। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर के नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किए जाते हैं। आई थिंक सॉफ्टवेयर के बारे में ये सारी बातें हो चुकी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो उनको डील करना इंपॉर्टेंट है, और आगे के कुछ टॉपिक मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। लेक्चर पसंद आए तो कमेंट्स डालते रहिए ताकि मैं मोटिवेट होकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।